बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, बल्कि रमज़ान का पहला जुम्मतुल मुबारक है। आपको बहुत मुबारक हो। आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सहरी आपने ठीक ठाक तरीके से की होगी। रोज़ा अब तो पुरानी भी हो गई। हाँ, अब अफ्तारी होने वाली, लेकिन स्टिल रोज़ा मुझे तो अब थोड़ा ना जैसे जैसे रोज़े गुजरे कुछ टफ होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, हम तो चूँकि थोड़ा लेट टाइमिंग्स में आते हैं, लेकिन अपने रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं और वही टाइमिंग्स हैं, तो उस वजह से उनको भी थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे। उसके साथ साथ जी कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स कल बहुत धमाकेदार हैपनिंग्स हुई और जो एडवेंचर्स हुए वो कुछ नाकाम हो गए और सुप्रीम कोर्ट से तारीखी और मुत्तफक्का फैसला आ गया 5-0। वैसे कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे इट कुड बी 4-1, 3-2, बट इट वाज 5-0। डेप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, आपको पता है, कल से आप सुन ही रहे हैं, थोड़ा सा मुख्तसर बता देते हैं। उसको गैर आइनी करार दिया गया। जो तहलील करने की कौमी असम्बली को एडवाइस थी, सदर मुमलिकत के नए इलेक्शन और जो निगरान हुकूमत का क़याम था, इन इक़दामात को भी कल अदम करार दे दिया गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली 3 अप्रैल वाली जो पोजीशन है उस पर कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। इमरान खान 4 दिन में तीसरी मरतबा 4 दिन में वज़ीर आज़म बन गए। ये भी एक रिकॉर्ड है। बहरहाल कैबिनेट बहाल हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ उदासी भी लौट आई है हुकूमत के अंदर। तमाम मुशीर मुआविनीन खुसूसी अपने अपने ओहदों पर दोबारा आ गए हैं और कल 10:30 बजे तक आ गए हैं। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, नहीं होती तो फिर रहेंगे अगले 1.5 साल और। बिल्कुल कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में फौरी तौर पर नए कायदे अवान का इंतखाब होगा। अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस हवाले से आइन और जमहूरियत की जीत करार दे रही है और आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। लेकिन पीटीआई की जानिब से जो फैसले पर शदीद रद्द अमल आया, फवाद चौधरी साहब ने इस फैसले को बदकिस्मत कह दिया और कहा कि इस सियासी बहरान में इस फैसले से बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जबकि शीरी मुजाहिर साहिबा ने अदालती मार्शल लॉ करार दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने वाली मुत्तहिदा अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत बहाल होने पर ही खुशियाँ मना रही है और मिठाइयाँ खा रही थी। कल बड़ी सेलिब्रेशंस भी हुई। और दूसरी जानिब देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब आज फिर शाम कौम से खिताब करेंगे और अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। जो सरप्राइजेस वो देते आ रहे हैं, एक हो सकता है, यू नेवर नो। और इतलात ये भी आ रही हैं कि इमरान खान कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मजमूई इस्तीफों का भी ऐलान करेंगे, ऐसी कहा जा रहा है। ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं है और अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो ऑब्वियसली हुकूमत के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, लेकिन अब इमरान खान साहब को भी सोचना पड़ेगा कि क्या इस टर्मोइल में मुल्क को वो रखना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये एक ऐसा मामला है जिसमें मुल्क सफ़र कर रहा है। इस पर हमने तजिया लेना है। हमारे साथ मंसूर अली खान साहब, हमारे सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। कल भी हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई थी बिफोर दिस डिसीजन। मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अहम फैसला है और काफ़ी हद तक जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो इस फैसले को खुशाइंद करार दे रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और जो हेडलाइन थी वो यही थी कि नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया गया है। कोर्ट ने खुद भी ऐसा कहा। इस फैसले के बाद की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये फैसला तो आ गया, अब इस फैसले के बाद की जो सूरत हाल है, हुकूमती कैंप्स काफ़ी हद तक खामोश है, माँ सिवाय 1-2 ट्वीट्स के। रात को अली जैदी साहब ने की, फवाद चौधरी ने की, इसके अलावा कुछ खास रिएक्शन आया नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर ने भी की और उन्होंने कहा कि आई विल फाइट टिल दी लास्ट बॉल। आपके ख्याल में इस वक्त हुकूमत, मौजूदा हुकूमत किस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है? इमरान खान साहब आज के खिताब में क्या कहने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, अभी तक जो कुछ सोर्सेज से हमें जो खबरें आई हैं वो ऑब्वियसली 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो ज़ेरे गौर हैं। उसमें से एक बात तो ये है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म अपने इस्तीफे का ऐलान कर दें, लेकिन इसके चांसेस इसलिए कम हैं क्योंकि वो इतनी दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि जी मैं तो लास्ट बॉल तक खेलूंगा और ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं गिव अप कर दूं, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी बात जो डिस्कस की जा रही है वो ये है कि जी हो सकता है मास रेजिग्नेशंस दे दिए जाएं सारी असेंबली से और गवर्नर्स, ये सब लोग, मतलब पूरे सेटअप के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फुटप्रिंट जहां जहां पे है वहां से लोग इस्तीफा दे दें। बट दैट इज नॉट अ गुड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसके मुताबिक फिर आप दूसरों को जो है वो बिल्कुल खुला मैदान दे देंगे कि वो जो मर्जी करते रहें और उससे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि इमरान खान साहब खुद भी कहा करते थे, जब ये ऑपोजिशन ये धमकियां देती थी कि जी हम रिजाइन कर देंगे, तो इनको ये कहा करते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर दें रिजाइन, मैं वहां पे ज़िमनी इलेक्शंस करवा दूंगा। तो सेम केस गोज विद इमरान खान साहब ऑल्सो। तीसरी बात जो डिस्कस हो रही है वो ये है कि हो सकता है कि वो जो मरासला जिसकी बात कर रहे हैं
کہ جی مراسلہ آیا تھا اسے کسی طرح پبلک کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے جو عمران خان صاحب جس کی وجہ سے باؤنڈ ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے گفت و شنید کی جا رہی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی رستہ نکل سکے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشنز دی تھی پرائم منسٹر کو کہ جی آپ نے اپنی حلف کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور آپ کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتی ہو اس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. تو اس لیے مختلف آپشنز کے اوپر فی الحال جو ہے وہ ڈسکشنز کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا منصور، obviously ڈفرینٹ آپشنز پہ غور تو کیا جائے گا، لیکن بہت ایسی سچویشنز ہمارے سامنے ہیں جو کل بھی فیصلہ آیا، بہت امپورٹنٹ فیصلہ تھا، اور بار بار حکومت، میرے خیال سے یہ حکومت کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. مختلف وفاقی وزراء، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے، شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں عدالتی مارشل لا ہے. obviously یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اور ہم سب جب کل ڈسکشن بھی کر رہے تو ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ کوئی دونوں پارٹیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جو چیزیں جس پہ سب کو اعتراض تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو گئیں. آپ کے نزدیک اس پہ جو اپوزیشن کا جشن منانا ہے اور حکومت کا مایوس ہونا ہے وہ کس حد تک جسٹیفائی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں مجھے جو تھوڑی سی میچورٹی نظر آئی کل اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے، انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کہی کہ جی اس کو ہم لوگ اپنی جیت یا ہار کی بات نہیں کرنا چاہتے، یہ بیسکلی آئین اور قانون کی جیت ہے، آپ اس کو اسی طرح رکھیے، اور ہم لوگ خود ریچ آؤٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آگے ہم نے جو بھی الیکشن کے حوالے سے اصلاحات لے کر آنی ہے آئیے مل کے چلتے ہیں. انہوں نے وہ ایٹیٹیوڈ شو نہیں کیا جو عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ جی میں تو فلاں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا تو میں تو اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. یو ڈونٹ ڈو دیٹ. پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر آپ یہ نہیں کرتے، آپ سب کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی خوشائند بات تھی. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اٹس بین سمتھنگ لائک مور دین 15 hours 18 hours ناؤ، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سینٹیمنٹ نہیں آ رہا کہ ہاں جی ہم اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہول ہارٹیڈلی کرتے ہیں. ہماری تو پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، تو اگر انصاف کے ایک سب سے بڑے پلیٹ فارم نے یہ فیصلہ دیا ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں. بلکہ انفارچونیٹلی میں اس وقت ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا تو ججز کے اگینسٹ جو ہے وہ اس وقت ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. سو دس شوڈ ناٹ ہیپن. میرے خیال میں پولیٹیکل میچورٹی دکھانی چاہیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو. اور جو بھی ہے اب آپ کتنی دفعہ کریں گے، مطلب آپ نے ایک گورنر اپنے ہاتھ سے گوایا، ایک ڈپٹی اسپیکر ہاتھ سے گوایا، پوری قومی اسمبلی ہاتھ سے گوائی، پنجاب اسمبلی پہ تالے لگوائے. اب آگے چلیں. اب تو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے بھی فیصلہ دے دیا. اب میرے خیال میں وی نیڈ ٹو موو آن ناؤ. اچھا، تو آپ کے کپتان کے پاس پھر اور اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ نے دو امپورٹنٹ مووز تو بتائیں. یہ مووز اپوزیشن میں ڈسکس بھی ہو رہی ہیں، ہمیں لگا نہیں ہو رہی ہوں گی، لیکن کل ان کے کچھ لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے، انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی. پھر جب پریس ٹاک ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے بات کی، اور دے مسٹ ہیو اے پلان. ایک تو یہ کہ اس کے علاوہ کیا پلان ہے پھر اگر یہ نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کے پاس، اور موونگ اہیڈ اپوزیشن کے پاس اس پلان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پھر؟ اچھا دیکھیے، میرے خیال میں آل از ناٹ لاسٹ. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، جی بی کے اندر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. تو اگر آپ کے ہاتھ سے 2 گورنمنٹس چلی بھی جاتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس 3 صوبوں کی حکومت ابھی بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایفرٹ کر سکتے ہیں. ہاں البتہ میں آپ کو مطلب فرینکلی بتاؤں گا، اگر مجھے کوئی کہے کہ مطلب عمران خان صاحب کے مختلف پرسوناز ہیں، ایک وہ کرکٹر تھے، ایک اس کے بعد وہ ایک اپوزیشن کے اندر تھے، اور اس کے بعد ایک حکمران تھے، تو اگر مجھے کوئی چوائس دے کہ جی آپ نے حکمران عمران خان سے زیادہ پسند ہے یا اپوزیشن میں رہنے والے عمران خان زیادہ پسند ہے، تو مجھے تو فرینکلی عمران خان اپوزیشن کے اندر بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ ان کی اسپیچز اور جس طریقے سے وہ سب کچھ کرتے تھے تو یو آلویز لائک ٹو سی ہم آن اسکرین. تو میرا خیال میں عمران خان صاحب اگر اپوزیشن میں بیٹھیں گے بھی تو دیٹ ول بی گڈ فار پاکستان. وہ اسی لیے اپوزیشن میں ہی رہے 3 سال بھی، کم از کم اپنی اسٹیٹمنٹس اور انٹرویوز کے شاید ان کو پتا تھا کہ سور کو بھی بہت پسند ہے اپوزیشن میں ہی رہے. لیکن دوسری جانب اب یہ جو ہم نمبر گیم کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کے اندر بھی وقتی طور پر عمران خان کو ہٹانے کے لیے تو منصور علی خان اتفاق موجود ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نظریاتی طور پر کتنے بڑے مخالف ہیں ایک دوسرے کے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور سم ہاؤ JUIF بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی خاص ان کی بنتی نہیں ہے، اور اگر ان کی ایک حکومت مورز وجود میں آ بھی جاتی ہے جیسے آتی نظر آتی ہے تو کیا یہ کمپنی چلے گی؟
मैं यही तो मैं बार बार मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनके सपोर्टरों को, लोग मुझे जब इनके सपोर्टर्स मुझे कॉल करते हैं और बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप ऑपोजिशन को देखिए, इन्होंने 3.5 पौने 4 साल अपनी बारी का इंतजार किया, इन्होंने एक ओपनिंग का इंतजार किया कि हमें कब ऐसा मौका मिलेगा कि हम इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ये इकट्ठे हो सकें, एंड नाउ दे प्लेड देयर मूव। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि दे शुड वेट फॉर देयर मूव, कि जब इनके दरमियान फूट पड़ेगी, ये सारे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, इनका सबके लिए इकट्ठे चलना मुश्किल हो जाएगा, तो तब वो आपकी मूव है, तब आप उसमें एंट्री कीजिए और धड़ल्ले से कीजिए। बल्कि कभी कभार तो मैं ये भी सोचता हूं कि शायद इमरान खान साहब के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनको इस तरह अलग करके सारी पार्टियां इधर इकट्ठी हो गई हैं। क्या पता 7-8 महीने के बाद मईशत की ये सूरत हाल हो, महंगाई इतनी हो चुकी हो कि लोग खुद अपने मुंह से कहें कि जी इमरान खान ही हमें वापस चाहिए, वो बेहतर मुल्क चला रहा था। तो हो सकता है ये इमरान खान साहब के लिए गुड न्यूज के तौर पर सामने आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो 200 तक पहुंच जाएगा, फिर 150 की निस्बत फिर हम 150 वापस मांगेंगे। ऐसा लग रहा है। मेरा ख्याल में इस वक्त पेट्रोल और डॉलर के रेट के दरमियान जो है एक रेस स्टार्ट हुई है, जिसमें फिलहाल डॉलर का रेट आगे चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन दोनों में बड़ी टाइट रेस होने वाली है। बिल्कुल। अच्छा मंजूर, ऑब्वियसली वफाक के हवाले से तो हमने बात की, पंजाब की सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, और हमने कल इस पे कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसका इम्पैक्ट पंजाब की सियासत पे भी बहुत गहरा होगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले दिनों में अब पंजाब के अंदर आप किस तरह से ये पॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे हैं, और खासतौर पर जब वो भी अदालत में चला गया मामला? जी, वो आज अदालत के अंदर वो लोग गए थे और वहां पे सब पार्टीज को नोटिस जो हैं वो पीर के लिए अब जारी कर दिए गए हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द 9th, वी आर सॉरी 11th। तो 11th तक जो अगर ये बात चली गई तो 16th को तो वैसे ही इजलास जो है वो बुलाया जा चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में वहां पे भी अब काफी हद तक जो है वो सिचुएशन अब सीधी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो अगर कौमी असेंबली में इफ वी गेट ओवर ऑल दिस, ये जो कुछ भी हुआ है, अगर इस पे से खत्म हो जाती है चीज, तो पंजाब तक भी जो है उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ पे तो बल्कि पहले ये नंबर 199 था, मेरी इत्तला के मुताबिक अब ये ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि अब ये 205 हो चुका है, 6 लोग और भी अब उनके ग्रुप के अंदर ऐड हो गए। सो अब तो वहां पे बिल्कुल वन साइडेड मतलब बात होती जा रही है। आप उसको जितना रेजिस्ट करेंगे, आप इस सूबे की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको खराब कर रहे हैं। सो आई थिंक ये अब इस सूबे के साथ ये नाइंसाफी अब नहीं होनी चाहिए। अच्छा मंसूर, हमने पिछली हुकूमत की तो मौजूदा हुकूमत की, जो अगर कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ओब्वियसली पिछली हुकूमत हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत की तो मुआशी पॉलिसी हमने देखी और हमें मालूम है कि वो किन खतूत पे चली, उसके क्या रिजल्ट्स आए, वी ऑल नो दैट। लेकिन करंट जो सिनेरियो बन रहा है इसमें, जैसे आपने डॉलर प्राइस का खुद जिक्र किया, आज 2 के थोड़ा सा स्टेबल हुआ, कुछ 2 रुपए कुछ पैसे कमी वाकई हुई, स्टॉक एक्सचेंज भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया उसने। लेकिन अगली हुकूमत के लिए जितने भी साहिब इल्म और साहिब अक्ल लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू। अगले आने वाले वक्त के लिए अगर इस हुकूमत ने सस्टेन करना है तो जो फैसले हैं वो मुश्किल फैसले हैं और वो सियासी हुकूमत के फैसले नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ने तो बड़े मुश्किल फैसले कर दिए, चाहे उसका आवाम पे कुछ भी इंपैक्ट आए, बिजली महंगी करनी हो, स्टेट बैंक का मामला हो, IMF का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या अगली हुकूमत इस चीज़ के लिए तैयार है? खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर ये कह चुके हैं कि हम आवाम को महंगाई के इस दलदल से निकालेंगे। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा टेस्ट शुरू होगा। अगर ऑब्वियसली मुझे ये डिस्क्लेमर साथ रखना पड़ेगा कि इफ ही गेट सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर वो होते हैं तो ये कुछ चैलेंजेस छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने आप को एक सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे तो प्रूव कर चुके हैं, ही वाज अ गुड चीफ मिनिस्टर, लेकिन अब ये ओहदा, ये चैलेंजेस उससे भी ज्यादा बड़े हैं। मुझे मुस्लिम लीग नून का वो दौर याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर एंड हो रहा था तो लोड शेडिंग की वजह से लोग बड़े अजाब में फंसे हुए थे, समझ नहीं आती थी क्या होगा। 1 घंटा लाइट आती थी, 1 घंटा लाइट जाती थी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने इसके अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, कम से कम उससे हमारी जान छूटी थी। ये वाले चैलेंजेस उससे भी ज्यादा बड़े हैं, किसी एक सेक्टर के नहीं हैं, ओवरऑल फैले में महंगाई है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे वापस किस तरह करेंगे, पेट्रोल की कीमत, और ये इन सब चीजों को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ के अंदर कैपेबिलिटी तो है, लेकिन अब क्या शहबाज शरीफ के अंदर वो वाला करंट है जो पहले एक जमाने में हुआ करता था? मेरे ख्याल में हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसका इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा मंजूर, ऑब्वियसली आपने पहले बात की कि कल जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस टॉक भी की तो उन्होंने कहा कि हम PTI के साथ जो भी आगे मामलात होते हैं सियासत के अंदर, हम बैठेंगे और उनके साथ जो इंतखाबी इस्लाहात है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। सो इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, जब भी अपोजिशन में थे या वह हुकूमत में थे, उनको किसी के साथ बैठ के टेबल टॉक की बात होती तो हमेशा उन्होंने इनकार ही किया है, वो कभी स्टांस पे नहीं आए कि वो बैठ कर बातचीत करें। सो अब अगर उनको पेशकश हुई, क्या आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन में जब इतना पॉलिटिकल केओस
باس ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر, یا اگر وہ خود اپوزیشن میں اور وہ حکومت میں نون لیگ, تو کوئی نیگوشیٹ کریں گے اور یہ جو معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ آئی تھنک میرے خیال میں بہت اب دیر ہو چکی ہے. میرے خیال میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ انسان جس طرح اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی عادتیں بھی جو ہیں وہ اتنی فرم ہو جاتی ہیں. آپ اپنے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی نہیں لے کر آتے. عمران خان صاحب نے 25 سال سے جب ایک چیز نہیں کی تو, اور وہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد ابھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں, وہ غصے میں بھی ہوں گے, اداس بھی ہوں گے, فرسٹریٹڈ بھی ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ پچھلے 15-20 دن کے اندر, یہ سب لوگوں نے میرے ساتھ مل کے کیا کیا ہے. تو ابھی اتنی جلدی تو میرے خیال میں وہ گھاؤ نہیں جائے گا, اس کو بھولنے کے لیے بھی ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے, کولنگ آف پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ بھی چاہیے ہوگا. اتنی جلدی تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا, لیکن آبویسلی میرے خیال میں اگر پولیٹیکل میچورٹی یہیں پہ آتی ہے کہ آپ کو بھلانا پڑتا ہے. آخر یہ سب لوگ یہ جو اپوزیشن میں آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو سارے ایک دوسرے کے ایک زمانے میں خون کے پیاسے تھے نا, لیکن اس کے بعد بھولے ہیں, بھلو کے آگے آئے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی میرے خیال میں چاہیے برجز بنانے کی بات کریں, اور یہ وہ والے برجز نہیں جو میں شہباز شریف بناتے تھے, پولیٹیکل برجز کی بات کریں کہ پولیٹیکل برجز بنانا شروع کریں. یہ جو لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے تو ایسے کوئی بیانات نہیں آ رہے جس کو سن کے پریشان ہوا جائے کہ جی انتقامی سیاست چلے گی, لیکن جو نچلی سطح کی لیڈرشپ ہے, سیکنڈ ٹیئر کی یا تھرڈ لیڈرشپ ہے, اس کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سائز کی ہتھکڑی تیار ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. انفیکٹ کچھ صحافی بھی اس معاملے میں اگریسو ہو جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو انتقامی سیاست ہے یہ نہیں ہوگی, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ اور اگر نہیں ہوگی تو کیا یہ فیزیبل بھی ہوگا اگلی آنے والی حکومت کے لیے کہ ان کو پی ٹی آئی کو یا ان کے رہنماؤں کو آزاد رکھا جائے, ان کو اپنے ٹائپ کی پالیٹکس کرنی دی جائے, ایجیٹیشن والی پالیٹکس, اور معاملہ چل پائے گا؟ میرے خیال میں یہ نہیں کریں گے, اور میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ 2013 سے لے کے 18 تک جب ان کی حکومت تھی تو سابق آرمی چیف پرویز مشرف کے حوالے سے بھی جب انہوں نے ایکشنز لینے کی کوشش کی تھی تو ادارے کی طرف سے بڑی ریزسٹنس آئی تھی اس بات کے اوپر, اور اس کی وجہ سے بھی ان کے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو گئے تھے. تو اب ایسے موقع کے اوپر جب ایکچولی نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے, اتنے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے, آپ بلا وجہ ایک اور فرنٹ اپنے نہیں کھولتے, آپ اپنی اٹینشن وہاں پہ نہیں لگاتے. عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیجئے نا, پچھلے 4 ہفتے سے کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا. خان صاحب نے چین بھی تو نہیں لینے دینا نا, ان کی جب 23 سیٹیں تھیں تو وہ 126 دن بیٹھ گئے تھے دھرنا لے کے, اب تو ان کی آلموسٹ 150 ہیں. نہیں, آپ نے بالکل بات صحیح کی, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ایک چھتر چھایا ہونی چاہیے, اور وہ چھتر چھایا جو پہلے عمران خان صاحب کے پاس ہوتی تھی وہ ہونی چاہیے. آپ کے پاس اے ٹی ایمز ہونے چاہیے جو اس سارے شو کے لیے آپ کو پیسے مہیا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو الیکٹیبلز ہیں جن کی پرواز اس وقت نون لیگ کی طرف جاری ہے, ایک ایک کر کے اڑ کے جا رہے ہیں دوسرے گھر کی طرف, وہ رکنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے نا اب آپ تو یہ کل کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد تو ایک اور امپریشن پڑ گیا ہے کہ بھئی ہواؤں کا رخ عمران صاحب کے لیے نہیں چل رہا, یہ ان کے مخالف چل رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر جو الیکٹیبل ہوتا ہے وہ اگلے ٹکٹ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن کس پارٹی کی طرف سے لڑنا ہے, کیونکہ وہ جیتنا چاہتا ہے. تو کل کا فیصلہ جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے مجموعی طور پہ نہیں بلکہ ان الیکٹیبلز کے لیے بھی ایک بہت بڑا سگنل گیا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ منصور علی, شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا. ہواؤں کا رخ بدلتے ہی لوگوں کا رخ بھی بدل رہا ہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہتے ہیں یا نہیں رہتے, کل 10:30 بجے آپ پوچھ لیجیے گا ہم سے, ہم آپ کو بتا دیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر. اور رمضان کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ صرف جسمانی طور پہ یہ پاکیزگی کا باعث نہیں بنتا, روحانی طور پہ پاکیزگی کا بھی باعث بنتا ہے, اور کچھ اس طرح کا معاملہ چل جاتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر کہ آپ رب تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں, جڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں اور اپنی جو روح کی تراوت ہے, جو پاکیزگی ہے, اس کے اوپر بھی کام کریں. اور یہ ہو سکتا ہے بہتر مطالعے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے, اور ان لوگوں کا خیال رکھنے سے معاشی طور پر جن کو ہماری ضرورت ہے. ہماری ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری نظروں سے بھی اوجھل رہتے ہیں اور ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں اپنی بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے. سو لہٰذا آپ نے ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. آگے بڑھیں گے پروگرام میں. سارا بلوچ اور نے آج کچھ باتیں کی ہیں اور اسی امید کے حوالے سے کچھ ایسی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, تو ان سے کیا باتیں ہوئی سارا بلوچ کی آپ کو سنواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں سارا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اوور اے کپ آف کافی کی رمضان اسپیشل ایپیسوڈ. ناظرین, آج کا شو بڑا خاص ہے. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو نیکی کی, بھلائی کی توفیق عطا فرمائے, آمین.
उम्मीद एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है हमारी ज़िंदगी में। आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रही हूँ, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला लोगों के अंदर उम्मीद, उनके लिए आसानियाँ और उनके लिए असबाब पैदा करना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सब के फेवरेट कासिम अली शाह साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? सारा बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। केमिकल इंजीनियरिंग से मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सफ़र तय कैसे किया? सच बताऊं तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह की जो करम नवाजी होती है ना, अल्लाह आप में सही चाहत पैदा कर देता है। ये जो दुरुस्त चाहत है या फिर बरकत वाली चाहत है, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। कई ऐसे अयाम हैं जो जाग के गुजरे, कई ऐसे दिन हैं जो रात से ज़्यादा गहरे थे, कई ऐसी तकलीफ वाली रातें थीं जिसमें लगता था शायद दिन नहीं आना, लेकिन कौन सी एक आंख से गिरने वाले आंसू, कोई एक तड़प, कोई एक सजदा, कोई एक आह, कोई नाला नीम शब्द, कुछ था जो मालिक ने कबूल कर लिया। आप पढ़ा भी रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, फाउंडेशन भी है। अल्लाह पर तवक्कल का मतलब क्या है? अल्लाह पे तवक्कल का मतलब यह है कि जो आप कर सकते हैं करें, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें। काम मुकम्मल करके फिक्रमंदी रखना, ये तवक्कल नहीं है। जो कर सकते थे कर दिया और छोड़ देना। रब दिए रब जाने, तू अपनी तोड़ निभा। आप कोई गारंटी से बात कह रहा हूँ, अल्लाह अच्छी नीयत वाले को फल लगा देता है। हम बात करें अगर आपकी फाउंडेशन के हवाले से, तो ये फाउंडेशन की बुनियाद कैसे रखी जिसका नाम है कासिम अली शाह फाउंडेशन? वो जो बांटना था, वो जो पढ़ाना था, वो जो जिंदगी की सारी आदतें, जो कुछ इकट्ठा किया हुआ था, वो मैच्योर होने लग पड़ा, उसकी शक्ल बनने लग पड़ी, स्टोरी मल्टीलेयर होने लग पड़ी, कहानी कई रुखी होने लग पड़ी। अंदाज दोबारा आपको लिए चलेंगे सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है विफाकी काबीना के हवाले से, जिसने पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में लेटर गेट पर बहस कराने का फैसला किया है। ज़राए का ये कहना है कि साइफर मैसेज का लुबे-लुबाब इन कैमरा सेशन में पेश किया जाएगा। काबीना की इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन 3 के बजाय 7 माह में करवाने की मजम्मत भी सामने आ रही है। विफाकी काबीना का जो इजलास है वो जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर मौजूद हैं उनकी ज़ेर सदारत, और आपको ये भी बताएं कि जो लेटर गेट का मामला है उसको काबीना के अंदर इन कैमरा सेशन में उस पर बहस करवाने का फैसला किया गया है विफाकी काबीना की जानिब से। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स है। आमिर इलियास राना साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल कुछ घंटे पहले, जब कुछ घंटों के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, जाहिर है काबीना का इजलास हुआ है और हम थे इस चक्कर में कि इतलात कुछ आ रही थी। कानूनी टीम जिसने पहले भी मिल के वो गेम खेली रूलिंग वाली, और अटॉर्नी जनरल उसमें भी हिस्सेदार थे कि आप ये कर लीजिएगा, मैं वहां जाके रूलिंग से पीछे हट जाऊंगा और मैं कहूंगा कि ये इस तरह हुआ। आज फिर वो मुशावरत में शामिल थे और वहां ये तय हुआ कि जितना हम लटका सकते हैं लटकाएंगे, क्योंकि जो इख्तियारात की तकसीम है उसमें पार्लियामेंट के जो आईनी इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करटेल कर सकती। काबीना में बाबर अवान साहब और शेरी मजारी बहुत मुतारिक थी, तो उन्होंने ये तय करवाया कि जी साइफर जो मैसेज आया है उसका जिस्ट यानी लुबे लुबाब इन कैमरा सेशन बुलाया जाए और उसमें पेश किया जाए, और इन कैमरा सेशन जाहिर है कि अदम एतमाद से पहले करवाया जाए। अब ये फड्डा लेने लगे हैं कि अगर तौहीन अदालत लगती है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर तो लग जाए। सजा का भी उनके जहन में है कि 5 साल सजा हो सकती है नाअहली की और जेल हो सकती है, तो वो कहते हैं ठीक है, अगर एक बड़ा सेक्रीफाइस करना है तो कर लिया जाए। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी इस जो लेटर गेट की अप्रूवल दे दी गई है कि इसके ऊपर एक बनाया जाए, और इलेक्शन कमीशन की मजम्मत की गई है कि उन्होंने 3 की बजाय जो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी उसको 7 माह में कराने का बयान सुप्रीम कोर्ट में क्यों लिखा और क्यों ऐसा काम किया। ये एक नया फड्डा, वो जो कहते हैं ना आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और नहीं हटूंगा, तो काबीना के जराये ने ये बताया। हालांकि काबीना में पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने खड़े होकर कहा कि जनाब इस वक्त जो अभी जैगम नकवी ने खबर भी ब्रेक की थी थोड़ी देर पहले कि जनाब इस पे बहस करें क्योंकि इतना पैसा है, हमारे पास पैसे नहीं है। आप पेट्रोल पे रेट बढ़ाएं तो उनको बाज़ाब्ता तौर पे समरी पेश ही नहीं करने देगी कि नहीं इसको बस अब आप वापस ले जाएं। तो पॉलिटिकल ये 3 फैसले किए गए हैं। शायद इसका थोड़ी देर में वो बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान भी कर देंगे क्योंकि काबीना खत्म हो गया है और पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया और उसमें मजीद राय लेके और उसको फिर पब्लिक किया जाए। तो इसके असरात आप क्या देख रहे हैं अब आने वाले वक्त में? क्या हम मजीद, एक तो आपने कहा कि इस मामले को लटकाने का इरादा है और लग भी रहा है, तो क्या आइन और कानून के मुताबिक, अगर आपके इल्म में हो आमिर इलियास राना साहब, जब तक इसके ऊपर बहस ख़त्म नहीं होगी, क्या तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं हो पाएगी? ऐसा है कानून में?
देखें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल क्लियर कट किया है कि 10:30 से लेट नहीं होनी चाहिए, उससे पहले वोटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये फैसला कर चुके हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं, कि कुछ भी ऑर्डर आया है, हम पार्लियामेंट के नाम पे, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के नाम पे जो आईनी इख्तियारात हैं वो कोर्ट को कर्टेल नहीं करने देंगे, और उसके ऊपर एक नई रूलिंग तैयार होगी ताकि ये फड्डे चलते रहें और बहस होती रहे। क्योंकि वहां पे ये भी एक बात है कि स्पीकर के अपने खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान पेश है, और 7वें दिन उसकी भी वोटिंग होनी है। वो कहते हैं इसको भी हम बहस कर लेंगे कि 7वां दिन, क्योंकि 3 तारीख को पेश की गई थी, कल हम इसको दूसरा दिन कहेंगे कि बीच में तो मुअल्लक था, पार्लियामेंट की नहीं तो तहलील कर दी गई थी कौमी असेंबली, तो लिहाजा वो नहीं पेश हो सकती। उन्होंने सारे पॉइंट्स लिए हैं कि फड्डा होता है तो होता जाए, गंद फैलता है तो फैलता जाए, हम जो वो कहते हैं ना कि सरप्राइज देंगे, ये बातें करते हैं। तो इसमें फिर अब ओपोजिशन के पास मजीद क्या रास्ता होगा अगर इसको मजीद लटकाया जाता है? आपने कहा कि ये तो कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार हैं, जरा ये भी कह रहे हैं कि अगर कंटेम्प्ट भी लगती है, किसी एक पर बड़ी सेक्रीफाइस करना पड़ती है, तो उसके लिए भी तैयार है। तो ओपोजिशन के पास फिर क्या प्लान होगा इससे निकलने के लिए? जाहिर है कि अपोजिशन पहले तो सेशन में ही जाएगी, और जब सेशन में जाएगी और ये कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट का तो इससे पहले ही आज खुद नोटिस है, तो वो इसके ऊपर फर्दर भी ले सकते हैं, वो बुला सकते हैं स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, कोई ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये जब हो जाएगा तभी हो। इसमें अगर देर होती है तो आमिर इलियास रना साहब, क्या कोर्ट वजीर आजम को भी बुला सकती है इस मामले पर, क्योंकि हेड ऑफ द हाउस को वो चेयर करते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के, और उनकी सरबराही में काबीना ये फैसला कर रही है कि हमने पार्लियामान में जाके इसकी इन कैमरा ब्रीफिंग देनी है कि जी ये हम वैसे नहीं कह रहे, ये बड़ी एक हकीकत है और इसमें बहुत खौफनाक चीजें आई हैं, ये गैर मुल्की साजिश है। तो वो इस हवाले से जाहिर है कैबिनेट का जब फैसला है तो प्राइम मिनिस्टर को तो तलब किया जा सकता है। और इस हवाले से कुछ चहमगोइयाँ ये भी मौजूद थी, आप चूंकि इस्लामाबाद में हैं, आप अपने यकीनी तौर पे जो करीबी हल्के उनसे राब्ते में भी होंगे, कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि आज जो शाम को खिताब करना है इमरान खान साहब ने, उसमें शायद इस लेटर को पब्लिक भी किया जा सकता है। 9:30 बजे रिपोर्टेडली हमारे पास टाइम आ रहा है, इसको पब्लिक भी किया जा सकता है, इसके कुछ मंदरजात सामने लाए जा सकते हैं, अगरचे कि उस पर सीक्रेट एक्ट लागू होता है वज़ीर आज़म के हलफ के मुताबिक। अच्छा आमिर साहब, आपको रोकेंगे, इस वक्त फवाद चौधरी साहब इत्तलात हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। फैसला करेंगे तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी चाहिए, और हम इंशाअल्लाह इसकी नजरसानी के लिए भी जाएंगे और इस गुफ्तगू पे भी जाएंगे। अब दूसरा हम मामला ये है कि ये एक अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उसको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन हमने अब तक जो मटीरियल है जो वफाकी हुकूमत के सामने मौजूद है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई। इसकी पुष्ट के ऊपर चंद बड़े माफियाज हैं, ममालिक हैं, और जिस तरह से इसको पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाया गया है, वो सारे का सारा जो सीरीज है, वो शहादतें जो हमारे पास हैं, उनसे जाहिर होता है कि वो टेंटेड है। लिहाजा आज काबीना ने यह फैसला किया है कि कल जो मेंबरान असम्बली हैं उनको वो रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, ओरिजिनल साइफर जो है वो उसको दिए बगैर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे, वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की, वो उनके सामने रखी जाएं, और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर